सभी बच्चों को मेरा वैदिक नमन। हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा शिक्षण श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस ऑनलाइन श्रृंखला में हम कृतिका पाठ 3 रीढ़ की हड्डी करेंगे, जिसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। और ये पाठ हमारा एक एकांकी है। एकांकी जो है नाटक का ही एक भाग होता है, जिसको एक ही अंक में समाप्त कर दिया जाता है। यानी नाटक के तो हम 2-3 पार्ट अलग अलग रख सकते हैं, लेकिन एकांकी जो है वो एक ही अंक में समाप्त कर दिया जाता है। रीढ़ की हड्डी नामक इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करते हुए स्त्रियों की शिक्षा एवं उससे उत्पन्न उनके आत्मविश्वास और साहस को दर्शाया है। यानी इस पाठ के माध्यम से लेखक ने लोगों की जो रूढ़िवादी मानसिकता है, यानी पुरानी जो सोच है, उस पर प्रहार किया है। साथ ही साथ लड़कियों की शिक्षा यानी स्त्रियों की शिक्षा पर भी जोर दिया है कि यदि एक लड़की शिक्षा प्राप्त कर लेती है तो उसके अंदर आत्मविश्वास और साहस आ जाता है, जिससे जीवन में आने वाली परेशानियों का सामना वो आसानी से कर सकती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा कृतिका पाठ 3 रीढ़ की हड्डी। पाठ को शुरू करने से पहले हम जगदीश चंद्र माथुर का जीवन परिचय जान लेते हैं। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 1917 ईस्वी में और मृत्यु 1978 ईस्वी में हुई थी। सुपरिचित नाटककार जगदीश चंद्र माथुर का जन्म खुर्जा उत्तर प्रदेश में हुआ और शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। बचपन से ही नाटकों में रुचि होने के कारण स्कूल कॉलेज के सांस्कृतिक उत्सवों में नाट्य लेखन, निर्देशन और अभिनय करते रहे। यानी जगदीश चंद्र माथुर को बचपन से ही अभिनय करने का शौक था। आगे चलकर यही शौक सृजन में परिणति हो गया। सृजन यानी निर्माण करने में, परिणति यानी बदल जाना, कि एक्टिंग करने का जो शौक उन्हें था, अभिनय करने का जो शौक था, वो बाद में लिखने में बदल गया। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों में विविधता है। विविधता यानी उन्होंने अनेक प्रकार के नाटक लिखे हैं। ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ उन्होंने सामाजिक समस्याओं से जुड़े एकांकी नाटक भी लिखे हैं। उनके कुछ व्यंग्य प्रधान नाटक एकांकी चर्चित रहे हैं। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, कोणार्क, दशरथ नंदन, शारदिया, पहला राजा, ये उनके नाटक हैं। भोर का तारा, ओ मेरे सपने एकांकी संग्रह है। पाठ 3 रीढ़ की हड्डी। तो सबसे पहले, जैसे कि ये एकांकी है, एक नाटक है, प्ले किया गया है, तो इसके जो कैरेक्टर हैं वो हैं राम स्वरूप, प्रेमा जो उनकी पत्नी है, उनकी बेटी है उमा, शंकर जो है उमा को देखने आने वाला लड़का है, गोपाल प्रसाद शंकर के पिताजी हैं जो पेशे से वकील हैं, और रतन जो है वो राम स्वरूप का नौकर है। तो कुल मिलाकर 6 पात्र इसके अंदर हैं जिन्होंने इस एकांकी को किया है। उमा एक बीए पास चरित्रवान लड़की है जिसकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ है। राम स्वरूप उनके पिताजी हैं। प्रेमा उमा की माताजी हैं। शंकर जो है उमा को देखने आने वाला लड़का है। गोपाल प्रसाद शंकर के पिताजी हैं जो कि पेशे से एक वकील हैं, और रतन उनका नौकर है। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है, महाशय यानी जो व्यक्ति हैं जिनकी पीठ हमें नजर आ रही है, वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। अधेड़ उम्र होती है 40-50 की उम्र वाला व्यक्ति। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। यानी एक तख्त को लेकर वो कमरे में आ रहे हैं, दूसरी तरफ से तख्त जो है वो उनके नौकर ने पकड़ रखा है। राम स्वरूप कहते हैं, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस। नौकर कहता है, बिछा दूं साहब। राम स्वरूप जी कहते हैं तेज आवाज के साथ, और क्या करेगा?
परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या, बिछा दूं साहब, और यह पसीना किस लिए बहाया है। यानी वो उसको डांटते हुए कहते हैं कि यदि तख्त पोश हम लेकर आए हैं तो बिछाने के लिए ही लेकर आए हैं, इसमें पूछने वाली क्या बात है। रतन जो है वो हंसता है, ही। रामस्वरूप कहते हंसता क्यों है, अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज है, उसे सीधा कर यूं, हाँ बस। यानी वो अपनी जवानी की बातें बताते हुए कहते हैं कि जवानी में भी हमने बहुत सी कसरतें की हैं और कलसों से नहाता था। कलसा यानी जिसको हम एक तरह से बड़ा मटका या घड़ा कह सकते हैं, लोटों की तरह की। जैसे तुम आजकल लोटे से या डिब्बे से पानी डालते हो, हम तो पूरा कलसा यानी पूरा मटका ही अपने ऊपर उड़ेल लेते थे। यानी वो अपनी जवानी की तारीफ करते हैं। तो ये तख्त जो है वो छोटी सी चीज है। और सुन, बहू जी से दरी मांगला इसके ऊपर बिछाने के लिए। यानी वो तख्त को लगा देते हैं और रतन को कहते हैं कि जा अंदर से बहू जी से दरी ले आ इसके ऊपर बिछाने के लिए। चद्दर भी, यानी चद्दर भी लेकर आना, कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। नौकर जाता है, बाबू साहब इस बीच में मेजपोश ठीक करते हैं। मेजपोश होता है जो कपड़ा हम मेज के ऊपर बिछाते हैं, यानी वो उसको अच्छी तरीके से करते हैं। एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है, यानी उनकी जो पत्नी है वो आ जाती है। गंदुमी रंग, गंदुमी का मतलब होता है गेहुआ, ना ज्यादा गोरा और ना ज्यादा सांवला, उसको गंदुमी रंग कहा जाता है। छोटा कद, यानी कद में वो छोटी हैं। चेहरे और आवाज से जाहिर होता है यानी पता चलता है किसी काम में बहुत व्यस्त हैं। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है। भीगी बिल्ली की तरह यानी बहुत डरा हुआ। खाली हाथ, बाबू साहब राम स्वरूप दोनों को देखने लगते हैं। प्रेमा कहती है, मैं कहती हूं तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। राम स्वरूप जी कहते हैं, धोती। प्रेमा कहती है, हाँ अभी तो बदल कर आए हो, फिर न जाने किस लिए मंगवाई है। राम स्वरूप कहते हैं, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने। प्रेमा कहती हैं कि यही तो कह रहा था रतन, यानी जहां पर रतन को दरी और चद्दर लाने के लिए कहा था, वो रतन मालकिन को जाकर धोती कह देता है कि मालिक जो है वो धोती मंगवा रहे हैं। राम स्वरूप, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या। डांट का मतलब होता है प्लास्टिक या लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा जो ढक्कन की तरह काम करता है। यानी वो कहते हैं कि तेरे कानों में कोई डांट लगी है, तुझे अच्छे से सुनाई नहीं देता। मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला, अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। यानी वो उसको डांटते हुए कहते हैं कि मैंने तुझसे चद्दर मंगवाई थी, धोती कब मंगवाई थी, उसको डांटते हैं उल्लू यानी बेवकूफ कहीं का। प्रेमा, अच्छा जा पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। रतन पूछता है, और दरी। प्रेमा कहती है, दरी यहीं तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। राम स्वरूप दरी उठाते हैं और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी जल्दी जा। यानी वो रतन को कहते हैं कि जा बीबी जी, यानी उमा के लिए प्रयोग किया गया है कि उमा के कमरे में जा और वहां से हारमोनियम और सितार भी ले आ। रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। अपनी बेटी के बारे में बताते हुए कहती हैं कि तुम्हारी जो लाडली बेटी है वो तो मुंह फुलाई यानी जैसे रूठ कर पड़ी हुई है, गुस्से से नाराज है। राम स्वरूप जी कहते हैं, मुंह फुलाए, और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो। मर्ज की दवा यानी तुम किस रोग का इलाज हो, अगर वो रूठ कर पड़ी हुई है तो तुम उसे मनाती क्यों नहीं।
जैसे तैसे करके वो लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। यानी रामस्वरूप अपनी पत्नी को कहते हैं कि जाओ और अपनी बेटी को मनाओ, मुश्किल से तो एक अच्छा रिश्ता हाथ में आया है, कहीं तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण वो ना चला जाए। प्रेमा, तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना जमाना अच्छा था, आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। स्त्री सुबोधनी जो है उस समय आने वाली पत्रिका का नाम है, जो महिलाओं के लिए ही छपती थी। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई होगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। यानी प्रेमा जो है वो यहाँ पर अपने ही समय को अच्छा बताती है कि मैं तो तुम्हारी बेटी को मनाते मनाते हार गई हूँ। तुमने ही उसे ज्यादा पढ़ा लिखा कर अपने सिर पर चढ़ा रखा है, यानी अधिक बढ़ावा दिया हुआ है। हमारी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई आती नहीं, क्योंकि हमारा समय जो था वो बहुत अच्छा था। हम आ ई पढ़ लेते थे, गिनती सीख लेते थे, और अधिक से अधिक जो है स्त्री सुबोधनी पत्रिका पढ़ लेते थे। और उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी होती थी कि तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई भी उसके आगे फीकी है। और यदि आजकल लड़कियां पढ़ जाती हैं तो उनके जो लक्षण हैं वो अनोखे ही होते हैं, यानी समझ में नहीं आते। यहाँ पर प्रेमा जो है वो भी शिक्षा विरोधी दिखाई दे रही है, यानी जिसका मानना है कि यदि लड़की को पढ़ा लिखा दिया जाए तो वो बिगड़ जाती है, यानी सिर पर चढ़ जाती है। रामस्वरूप, ग्रामोफोन बाजा होता है ना, प्रेमा क्यों। तो रामस्वरूप जो है उसको पूछते हैं कि तुमने ग्रामोफोन के बारे में सुना है, यानी जो एक प्रकार का बाजा होता है, टेप रिकॉर्डर हम जिसको कह सकते हैं। रामस्वरूप, दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ रिकॉर्ड, एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। यानी वो अपनी पत्नी से मजाक करते हुए कहते हैं कि जैसे तुमने बोलना शुरू किया तुम तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही। तुम तो उस ग्रामोफोन बाजे की तरह हो जिसका बंद करने का कोई भी बटन, कोई भी स्विच नहीं है। प्रेमा कहती है, हटो भी, तुम्हें ठिठोली ही सूझती है, यानी तुम्हें तो मजाक करना ही आता है। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते, यानी ये तो आपसे हो नहीं रहा कि आप उसे समझाएं। अब देर ही कितनी रह गई है उन लोगों के आने में, यानी जो उमा को लड़के वाले देखने आने वाले हैं, तो वो कहती हैं कि जाकर तुम अपनी बेटी को मनाओ, क्योंकि लड़के वाले आते ही होंगे। रामस्वरूप, तो क्या हुआ। प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। ठीक ठाक यानी अच्छे से सजा धजा कर उसको लेके आना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। टीम टाम होता है सुंदर दिखने के तरीके या दिखावा करना। इसी मारे मैंने तो पाउडर वोडर भी उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीजों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई, मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। यानी प्रेमा अपनी बेटी के बारे में कहते हैं कि जैसे मैंने उसको तैयार होने के लिए कहा तो वो जो है मुंह फुलाकर यानी नाराज होकर लेट गई, क्योंकि यहाँ पर दिखाया गया है कि उमा एक साधारण सी लड़की है जिसको दिखावा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रामस्वरूप, न जाने कैसा दिमाग है इसका, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। वो कहते हैं कि पता नहीं ये लड़की सबसे अलग कैसे है, क्योंकि आजकल की लड़कियों के सहारे ही सारा जो कारोबार है, उद्योग या व्यवसाय है, वो इन लड़कियों के सहारे ही चलता है। यानी मेकअप का जो कारोबार है, सौंदर्य प्रसाधन जो होते हैं, उनका जो व्यवसाय है वो लड़कियों के सहारे ही चलता है। प्रेमा कहती हैं, अरे मैंने तो पहले ही कहा था एंट्रेंस ही पास करा देते
लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी न उठानी पड़ती, पर तुम तो किसी की मानते ही नहीं। यानी वो कहती है कि यदि इसे 12वीं एंट्रेंस जो है +2 या 12वीं को कहते हैं, कि यदि इसे इतना ही पढ़ाया होता तो लड़की हमारे नियंत्रण में रहती और हमें कोई भी परेशानी नहीं होती, लेकिन तुम किसी की मानते थोड़े ही हो। राम स्वरूप उसकी बातों को काट कर कहता है, चुप, और दरवाजे की तरफ झांकते हैं। तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही यह बात बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो, उनके आने तक न जाने क्या हाल करोगी। तो यहाँ पर राम स्वरूप जो है कोई बात छिपाने की बात कर रही हैं, तो वो कहते हैं कि तुम चुप नहीं होती जब मैंने तुम्हें कहा था कि उन लोगों के सामने हमने उम्मा का जिक्र किसी और ढंग से किया हुआ है, और तुम तो अभी से सारी बातें बक रही हो या कह रही हो। यदि वो आएंगे तो उनके सामने कैसा हाल करोगी। प्रेमा कहती हैं, अच्छा बाबा, मैं न बोलूंगी, जैसे तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। राम स्वरूप, तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, न सही पाउडर वैसे कौन बुरी है। यानी वो कहते हैं कि जाओ और उमा को जैसे तैसे तैयार करके लगाओ, लेकर आओ। पाउडर वगैरह न लगाए कोई बात नहीं, क्योंकि दिखने में वो वैसे भी सुंदर है। पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है न। रतन आ जाता है। आ गया रतन, इधर ला इधर, बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल और पकड़ तो जरा उधर से। यानी दोनों जो है वो चद्दर बिछाने लग जाते हैं। प्रेमा कहती है, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वो लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी हैं, फल रखे ही हैं, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन मक्खन तो आया ही नहीं। यानी जैसे ही प्रेमा लड़कों के आने वालों की तैयारियां कर रही है, मिठाइयाँ बनाई हैं, नमकीन चीज़ें, फल वगैरह रखे हैं, तो जैसे ही उसने कहा कि टोस्ट भी तैयार कर दिया है, तो उसको याद आ जाता है कि मक्खन तो है ही नहीं। रामस्वरूप कहते हैं, क्या कहा, मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान कितनी दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरों के मारे। यानी रामस्वरूप अपनी पत्नी को डांटते हैं कि तुम भी किस समय याद कर रही हो मक्खन के लिए, और तुम्हें पता है कि मक्खन वाले की दुकान कितनी दूर है, और यदि हम रतन को अब मक्खन लेने के लिए भेज देंगे तो बाकी काम कौन करवाएगा। उन्होंने कहा कि मैं अपने दफ्तर में चपरासी को भी कहकर आया था कि काम में थोड़ा सा हाथ बटाएं, लेकिन आजकल के लोगों के जो नखरे हैं वो लिए दिए नहीं पड़ते। प्रेमा, यहाँ का काम कौन ज्यादा है? कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, बाजा सितार आ गया है, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी। एक आध चीज खुद ले आना, इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, 2 आदमी ही तो हैं। यानी प्रेमा कहती है कि जैसे है मैंने सारी तैयारियां करके रखी है, अब काम अधिक नहीं है, कमरा भी ठीक है, बाजा सितार भी आ गया है, और नाश्ता मैंने बराबर वाले कमरे में रख दिया है, मैं आपको पकड़ा दूंगी, और एक आध जो सामान है वो आप खुद ले लेना, तब तक रतन मक्खन लेकर आ जाएगा, क्योंकि 2 ही आदमी तो उमा को देखने के लिए आ रहे हैं। तो इस प्रकार जो है सारी तैयारियां कर ली जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम इतना ही करेंगे। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, और यही कार्य आप घर पर करेंगे। यानी पाठ का अध्ययन कार्य आपको खुद घर पे भी करना है, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।